Hello everyone, I welcome you back to the channel. So today we will discuss a much requested video on how to study forensic medicine. So this video is primarily for I guess 2019 as well as 2020 batch students, since there's a change in the curriculum in which forensic medicine is now being asked in third year and maybe classes are happening in second year. So whatever be the case, I'll tell you how to study forensic medicine in general. So now guys, before we begin with the video, I want to set a likes target for you all in case you like the videos. So it will help me knowing कि आपको किस type of content क्या अभी useful लग रहा है. So let's target 1000 likes for this video. So I hope you can do that. So let's begin with the video, and in case you haven't subscribed to the channel, kindly consider subscribing. So now let's see how to study forensic medicine. Okay, so now I have been recently seeing कि काफ़ी ज़्यादा students को इसमें दिक्कत आ रही है या समझ नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करें. But what I honestly feel is कि इट्स राइट दैट यू माइट नॉट नो कि अप्रोच कैसे करना है, बट इट इज़ द मोस्ट सॉर्टेड सब्जेक्ट. मतलब ये इतना स्मूथ सब्जेक्ट है कि यदि आपको एक बार समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है और आपने इसके जो कंसाइज नोट्स मैं आपको बताऊंगा जिस टाइप से आपको बनाने हैं, अगर आपने बना लिया तो आई गेस ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है. ये है तो इसका आंसर यही होगा, चाहे आप अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें चाहे अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में प्रिपेयर करें. सो लेट्स सी इट. ओके, सो नाउ बुक्स अवेलेबल, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है आज की तारीख में, बट आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि इस सब्जेक्ट में लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सी बुक फॉलो करो, क्योंकि यूजुअली हम बुक्स क्यों फॉलो करते हैं कि यार लैंग्वेज ईजी होगी, कंसेप्ट अच्छा दिया होगा, फ्लो चार्ट्स बने होंगे. अब फॉरेंसिक में क्या है, फॉरेंसिक में काफ़ी सारा ऐसा स्टफ है जो कि फैक्ट बेस्ड है कि ये ऑसिफाइंग सेंटर इसमें इस बोन में इस एज में आता है तो आता है. ओके, सो इट इज़ समथिंग कि आप कहीं से ही पढ़ लो, कुछ अलग नहीं लिखा होगा, राइट. सो अगर आप जस्ट कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है, तो ऑब्वियसली जो रेड्डी है या अग्रवाल, जो अनिल अग्रवाल करके बुक आती है, ये ऑब्वियसली थोड़ी डिटेल्ड थ्योरी वर्जन है. Biswas is the review book, Chand is also a review book sort of, and Arvind Arora is also the review book. So ये थोड़ा कम थ्योरी वाली बुक्स हैं and these are somewhat heavy theory. इसकी मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आप फॉरेंसिक के कोई क्विज अटेंड कर रहे हो तो बात अलग है जिसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इमेजेस चाहिए. अगर आप इसको सॉर्ट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स की तहत देख रहे हो तो आई गेस दिस बुक्स विल डू फाइन. एनी ऑफ द वन यू कैन फॉलो. एट माई टाइम रिव्यू बुक के टाइम पे मैंने अरविंद अरोरा भी फॉलो करी थी एंड अग्रवाल फॉलो करी थी, राइट. So now again we will make notes, right. So now how we will make notes? So this is one thing कि एक तो आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन होगा या मैरो प्रेप लेटर या डैम्स आप जहाँ भी जाते हो उसके नोट्स होंगे, दैट इज़ वेल एंड फाइन. बट उसके अलावा मतलब एक तो वो चीज़ हो गई, एक शॉर्ट कंसाइज नोट्स में चाहता हूँ जो आप अपने पास बना के रखें या तो आप उसी नोट्स में हाईलाइट कर ले. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू मी दिस सब्जेक्ट इज़ अ 2 रीडिंग सब्जेक्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पीएसएम जैसे बहुत सारी रीडिंग्स लगानी पड़ेगी. थर्ड ईयर में पीएसएम अपने आप में एक बहुत ही अजीब सा सब्जेक्ट है जिसको कह सकते हैं बोरिंग भी है, अजीब भी है. तो उसको आप पीएसएम को ही रहने दो, फॉरेंसिक को भी उतना बोरिंग मत बनाओ, राइट. सो माय सजेशन टू यू इज फॉरेंसिक इज़ अ रिलेटिवली मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ईजिली आपको देखने को भी मिलते हैं आसपास, एंड काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि थोड़ा एक्साइट भी करती है कि अच्छा ये क्रिमिनल्स है. मतलब नॉट एक्साइटिंग बट येस यू कैन नो समथिंग अबाउट दैट वर्ल्ड एज वेल. ओके, सो नाउ 2 रीडिंग में आपको क्या करना है कि फर्स्ट रीडिंग आपको एक मतलब ऑब्वियसली 7 दिन में एस्टिमेट ले रहा हूँ, सो दिस कैन गो टू 10 days ऑल्सो, वॉट एवर इज़ योर स्पीड या जितना आप टाइम दे रहे हो एक दिन का. तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट रीडिंग रहेगी, ये आपके यहाँ तो आप कोई वीडियोस देखते हो कहीं से भी कोचिंग के तो दैट्स फाइन. सो हम उसमें नोट्स फॉर्मुलेट कर लेंगे. तो यहाँ तो आपके नोट्स बन चुके हुए होंगे या आप उन्हीं नोट्स में कुछ टेबल्स हाईलाइट कर लोगे. ओके, इसके कारण हमें बस 50 से 60 पेज की एक कॉपी बन जाएगी, और वो कॉपी इतनी हाई यील्ड रहेगी कि उसके बाद आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है. आप उसी को मल्टीपल रिवीजन करो. आप यहाँ तो ये रीडिंग आपने बुक से लगाई है तो आपकी बुक रीडिंग एक बार सॉर्ट ऑफ हो चुकी है, फिर आपने उसको हाई यील्ड नोट्स बना लिया, उसके आप मल्टीपल रिवीजन करो. अब आप सेकेंड ईयर में हो, शायद मुझे ऐसा पता है कि सेकेंड ईयर में क्लासेस लग रही हैं, एग्जाम थर्ड ईयर में हो रहा है. सेकेंड ईयर में क्लास लगी, आपने क्लास अटेंड करी या खुद से पढ़ा, आप पढ़ के ये 50-60 पेज बना लो. 1 हफ्ता लगेगा, बना लो, ठीक है. अब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर ख़त्म होने की जब तक एग्ज़ाम है तब तक के स्पैन में आपको कभी भी बोरियत लगे, जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही आप ये 50 से 60 पेज पलटाते रहो कि अच्छा रेप का आईपीसी ये है, इस चीज़ का आईपीसी ये है, उसको आप बार बार देखो, ठीक है. तो जो आपकी बस सेकेंड रीडिंग लगेगी वो आपको एग्जाम के बहुत कुछ दिन पहले, आपकी जो प्री यूनिवर्सिटी रहेगी उसके 5-1 दिन पहले, और यूनिवर्सिटी में जो भी 10-1 दिन पहले, तो उतनी रीडिंग में आपका काम हो जाएगा.
इसमें आपको पहली रीडिंग में बुक पढ़ के नोट्स बना लिए, दूसरी रीडिंग में आपको बुक से नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही नोट्स को पढ़ना है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कोई क्वेश्चन अलग आ रहा है या आप नीट पीजी की जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर कोई अलग आया हुआ है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो इसको अप्रोच करने का तरीका काफ़ी आसान है। आपको पहले तो समझना है कि फॉरेंसिक है क्या, ओके। तो फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, जैसे कि आपको पता है, तो इसमें जो कुछ मैंने रेड एरियाज हाईलाइट किए हैं ये वो एरियाज हैं जिनमें प्योर रट्टा है, मतलब इनमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं, ठीक है। ये फैक्ट है तो एज इट इज़ याद कर लो, ओके। तो जो भी आपका स्केलेटल डेवलपमेंट है, एज एस्टिमेशन है, ऑसिफिकेशन सेंटर है, स्कल है, डेंटिशन है, इसमें क्या है कि भैया ऑसिफिकेशन सेंटर इस समय आ रहा है, एज कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, फीटस की हाइट, लेंथ, वो सब चीज़ें, स्कल में क्या क्या सूचर्स एंड ऑल दैट होता है, तो वो एज इट इज़ फैक्ट ही रहना है। तो आप जब उसकी पहली रीडिंग लगाएंगे, सपोज आपको 3-4 घंटे लगेंगे, इसको जल्दी से पढ़ डालो, बस क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नोट डाउन कर डालो, उसको याद करते रहो, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर जगह मिलेगी, चाहे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में मिले, चाहे यहाँ पे मिले। तो जहाँ भी आपको एज मिलती चल रही है ना, उसको एक जगह इकट्ठा कर लो कि यार यहाँ पे एक एज थी कि अच्छा ये एज पे सपोज मैरिज जो है वो लीगल होती है, तो एक जगह ये लिख के रख लिया, फिर दूसरी जगह कुछ एज आया तो उसको वहाँ लिख के रख लिया। तो ये आपके एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाएगा। फिर ऑन द सेम नोट इसी चैप्टर में, मतलब इसी यूनिट में, आपको रेस और सेक्स डिटर्मिनेशन के क्राइटेरिया भी मिलेंगे। एशियन है तो उनमें ये फीचर मिलता है, अफ्रीकन है तो उनमें ये फीचर मिलता है। तो यार मैं क्या करूँ, मतलब इट्स समथिंग कि वो आपको रटना ही है ना। तो आप भी बोर हो जाओगे अगर आप उसको एज अ कंसेप्ट देखोगे, आप सोचते रहोगे यार ये कैसे याद करूँ, क्यों हुआ ऐसा, तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे। तो उसको बस आप लिख के आगे बढ़ो कि मेरे को इसको रटना है, ठीक है। फिर बहुत सारे टर्म्स और रूल्स आएंगे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले यूनिट में। तो जैसे मैकनॉटन रूल हो गया है ना, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, रेस एसपी लॉक्रेटर। तो ये सारे जो आपके टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको मतलब ऐसा है कि आपको कुछ तो समझ में आ जाएंगे कि अच्छा ये टर्म किसी ने बोला है, ऑटोप्सी जैसे हो गया या कुछ भी हो गया है ना। तो ये टर्म कुछ कुछ आपको समझ में आएंगे, लेकिन कुछ टर्म ऐसे होंगे जैसे लैटिन हो गए, जो ग्रीक है, तो जिनको आपको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। तो इसको आपको एक अगेन एक नोट बना के रखेंगे, जहाँ जहाँ भी हम पढ़ेंगे वो टर्म्स को लिख के रखेंगे या हाईलाइट करके रखेंगे और उसको हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो है ये अच्छा पार्ट होता है, ठीक है। ये पार्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। क्या होता है कि हम काफ़ी टाइम से डिसीजेस पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम पढ़ रहे हैं, बट एक जो डॉक्टर की प्रैक्टिस होगी तो उसमें एक थोड़ी बहुत चीज़ें जानने में अच्छा लगता है कि अच्छा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, एथिक्स क्या है, कंसेंट कैसे लेना है, कंसेंट के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको आप एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा नोट्स में ऐड नहीं करना रहेगा, बस आप हाईलाइट करके रख लो कि डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें कुछ अजीब से निमोनिक्स है, 4R 4S, वो सब आप देखते चलना। पोस्टमार्टम चेंजेस आर द, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे सबसे फेवरेट पार्ट लगता था फॉरेंसिक का, बिकॉज पोस्टमार्टम अगेन जैसे कि हम फॉरेंसिक जब भी हमारे दिमाग में आता है तो यही चीज़ आती है ना, पोस्टमार्टम और ये सब करना। तो ये थोड़ा एक अलग पार्ट हो जाता है ना, आपकी नॉर्मल एक मेडिकल लाइफ है जिसमें आप जिंदा पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, बट पोस्टमार्टम में क्या होता है, ये थोड़ा एक एक्साइट भी करना चाहिए आपको, इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। तो उसमें आप कंसेप्ट है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, हाइपोस्टेसिस की कलरिंग तक में भी कंसेप्ट है, इसमें हर चीज़ कंसेप्ट है। सेपोनिफिकेशन होता है तो क्यों होता है, मम्मीज जो बनती है वो क्यों बनती हैं, तो दिस इज समथिंग कंसेप्चुअल। तो इसको आप अच्छे से रीडिंग दो, एक दिन इसमें लगाओ, बट दिस इज द मोस्ट हाई यील्ड और ये आपको बहुत काम देगा आगे चल के, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ऑटोप्सी में अगेन टेक्निक्स है, इंसिजन्स है जो आपको याद रखने हैं, तो दिस इज अगेन रट्टाफाई। आप इसका एक डायग्राम आपको आई गेस गूगल पे से भी मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा, बस वो डायग्राम को आप याद रखो और उसको रिवाइज करते रहो। अगेन यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये हमें कोई नहीं पढ़ाता, मतलब बर्न्स एज इट इज़ आप यहाँ पे पढ़ोगे, सर्जरी में लगभग 80% ऑफ द बर्न सेम है, सारे वही आपको वॉलेस रूल ऑफ 9 वो सब वहाँ पे भी लगाना है। मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम करना रहेगा, सर्जरी में आपको फ्लूइड्स और अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो बर्न्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्लास्ट इंजरी, स्कल फ्रैक्चर्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कोर मेडिसिन नहीं है बट आसपास हमारे देखने को मिलती है, तो आपको इनके बारे में जानने में एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। एंड वंस यू आर डन इट इज़ अगेन अ कंसेप्चुअल पार्ट, तो बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देन बैलिस्टिक्स, ये पूरा रटने का है, मतलब दिस इज समथिंग जिसमें आप कंसेप्ट लगा सकते हो ऑब्वियसली कि कैसे क्या प्रोडक्ट है, बट ये हर किसी को समझ में नहीं आता है बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है कि जिसका इंटरेस्ट होगा वही करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको हो सकता है बोरियत भी लगे कि अच्छा मैं क्या करूँ भाई जान के, बट ठीक है आप एक बार को इसको अगेन ऐसे समझ लो कि ये कुछ चैप्टर्स है जो कि आपको शायद टॉर्चर लगे या अजीब से लगे, बट इट विल हेल्प, ओके। देन दिस इज अगेन वेरी कंसेप्चुअल। ड्राउनिंग आपको सी वर्सेस फ्रेश, आपको ये चीज़ें जो जनरल है, मतलब इसमें कंसेप्ट है ना कि सी वाटर का क्या कंपोजिशन है, उसके कारण ड्राउनिंग हुई है तो क्या चेंजेस आएंगे, फ्रेश वाटर में अलग चेंजेस आएंगे। तो दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सब मैं लिस्ट क्यों बता रहा हूँ, ये लिस्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप ये यूनिट्स तो पढ़ के रख लो, बस आप इतना ही पढ़ो काफ़ी है फर्स्ट रीडिंग में। एग्जाम जब आएगी कुछ टॉपिक्स छूट भी गए तो आप वहाँ से अलग से पढ़ लेना, वैसे मेरे ख्याल से 95% इसमें कवर हो ही गया होगा, ओके। नाउ स्ट्रेंगुलेशन हैंगिंग इज अगेन समथिंग यू नो कॉमनली सुसाइड और वो सब हम देखते हैं, तो वो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है वो सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगेन इट इज़ समथिंग वेरी कंसेप्चुअल जिसमें आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेक्सुअल ऑफेंसेस, अबॉर्शन, मैसरेशन आर मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट, इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। नाउ आईपीसीज, तो आईपीसीज क्या है, कई लोग तो फॉरेंसिक को समझते हैं कि बस आईपीसी है, जबकि आप देखोगे तो आपकी एग्जाम में आईपीसी पूछी नहीं जाती, मतलब नीट पीजी में एमसीक्यू आएगा वेल एंड फाइन, सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई आपसे ऐसा नहीं बोलेगा कि सारी आईपीसी एक बार लिख दो या कोई 5-10 आईपीसी लिख दो, कोई एमसीक्यू ही आना है, ठीक है। तो उसके लिए आईपीसी पढ़ने का तरीका क्या है कि पहले बात तो डरना छोड़ो कि इतनी सारी आईपीसी, आपको कोई लॉयर नहीं बनना है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपने जहाँ पे भी जो पढ़ा, आपने कंसेंट पढ़ा, कंसेंट में आपको लगा कि डॉक्टर ने कंसेंट नहीं लिया तो उसके कारण कुछ आईपीसी है क्या, तो आप वहाँ से ये आईपीसी उठा के अपने लिस्ट में एक जगह पे लिख लो, या आईपीसी का टेबल कहीं पे भी मिल जाएगा आपको आपकी बुक्स में, तो उसमें हाईलाइट कर लो कि मैं बस ये याद करूँगा, ठीक है। एथिक्स है, कोई डॉक्टर ने एथिक वायलेट किए, कोई ग्रीवियस हर्ट हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, ये सब इनकी आईपीसी है, मेरे काम की है, मैं हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल ऑफेंसेस में आपको लगता है रेप है तो रेप की जो सारी आईपीसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब आपको याद रखना है। तो अगेन पूरे जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप बहुत सारी आईपीसीज देखेंगे, तो जो आपको यहाँ से आप पढ़ते जा रहे हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस वाली आईपीसी, उनको एक जगह समअप कर लो और उसको फियर मत बनाओ, उसको बस धीरे धीरे पढ़ते रहो। और उसमें भी अगेन निमोनिक्स होते हैं काफ़ी सारे, आई गेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और मैं भी हो सका तो डाल दूंगा, तो उसको आप वैसे याद कर सकते हो धीरे धीरे, ओके। सो नाउ दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट जो कि कह सकते हैं बोरिंग तो नहीं है, पर कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ लोगों को टॉर्चर लगेगा, ओके। बट अगेन ये जो पार्ट है टॉक्सिकोलॉजी, ये ऐसा पार्ट है जिसको टॉर्चर नहीं लगना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी स्मूथ पार्ट है। मतलब अगर आपको मैंने कहा है कि 7 दिन देना है तो आप 6 दिन भी फॉरेंसिक में दे दोगे वेल एंड फाइन, टॉक्सिकोलॉजी आपका 1 दिन में भी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है टॉक्सिकोलॉजी में, बस ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ की लिस्ट बना लो कि भाई एक बंदा है वो क्या क्या ड्रग्स एब्यूज़ कर सकता है। स्नेक वीनम जितना डिटेल में पढ़ सकते हो पढ़ लो, आगे मेडिसिन में फाइनल ईयर में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। तो इसको पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक थोड़ा जानने को मिलता है, कई लोगों को इंटरेस्ट होता होगा ना ज्योग्राफी में, डिस्कवरी चैनल में, तो थोड़ा देख लो स्नेक में पॉइजनस नॉन पॉइजनस क्या मार्क्स होते हैं, ये चीज़ आपको आगे भी चल के आप अगर CHC PHC में काम करोगे तो वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। एंड इसमें आपको टॉक्सिकोलॉजी में बुक से कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। आप बस एक टेबल बनाओ सुंदर सा बड़ा सा, उसको वॉल पे चिपका लो या रख लो अपने पास, जिसमें आप कोई भी पॉइजन है तो उसका केमिस्ट्री या सोर्स, मतलब उसका कोई फॉर्मूला होगा, उसका अल्टरनेटिव आइसोमर्स होंगे, वो लिखो एक कॉलम में। दूसरे कॉलम में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेटल डोज, कुछ कुछ के याद करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप बुक पढ़ोगे। जो बुक अच्छे से लिख के देती है ये फिक्स फेटल डोज है वो याद रख लो, जो बुक घुमाती रहती है कि नहीं पता है ये से ये है वो रहने दो। ऑर्गन्स अफेक्टेड आपको पता होना चाहिए जिसके कारण आपको क्लिनिकल फीचर्स बनेंगे, और ट्रीटमेंट एंटीडोट बड़ा आसान सा है, बस ये टेबल बना लो, आपकी 5 से 6 हेडिंग हो जाएंगी। अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में आया इसी को खोल के लिख देना, अगर आपको MCQ बना तो इसी टेबल में से सारे MCQ बन जाएंगे, ठीक है। और ये टेबल आपको बनाना है कैटेगरी वाइज, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने यहाँ पे पहले लेड लिख दिया फिर मैं सीधे अल्कली पे पहुँच गया फिर मैं कुछ भी CNS पॉइजन कर रहा हूँ, तो ये सब नहीं करना है। पहले सारे एसिड वाले पॉइजन करो, इससे क्या होगा आपको फेटल डोज ईजिली याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो लगता है जो सबसे खतरनाक होगा उसका फेटल डोज कम हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगा के चीज़ें याद रख पाओगे।
एल्कली में अगेन आपको पता होगा एसिड या एल्कली में कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, एल्कली, तो उस हिसाब से आप वापस देख पाओगे ये चीज़ें। मेटल्स आपको 3 या 4 मेटल आई गेस करने रहते हैं, वो आपको टेबल में कहीं पे भी मिल जाएंगे। नॉन मेटल्स कुछ पॉइजन है जो कि आपको करने हैं। CNS पॉइजन में आपके सिडेटिव्स और ये सारे आ जाता है, वो आपको करना है। और वेजिटेटिव्स में आपका ये सब क्रोशियम और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेसिकली फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ अ वेरी सॉर्टेड सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, जब ये आपका 50 से 60 पेज बन जाएंगे ना, ये आपके बस एक प्रकार से ग्रंथ हो गया जिसको आपको पलटाते रहना है। इसके अलावा फॉरेंसिक में कुछ भी नहीं है। फॉरेंसिक में आपको लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में पूछा जो है उसका टू द पॉइंट आप आंसर दे सकते हो। सबसे इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपको बनता है तो, बट इसमें आप फेक भी नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं बनता है तो आपको नहीं बनता है। तो इट्स बेटर कि आप सेकंड ईयर, आपको थर्ड ईयर जो भी आप उस पैटर्न पे मत घबराओ यार कि सेकंड ईयर में पढ़ाया है थर्ड ईयर में एग्जाम क्यों ले रहे हैं। जो भी ले रहे हैं वेल एंड फाइन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है थोड़ा बहुत सुन लो, क्योंकि सुनने से ये चीज़ें याद रहती हैं। बहुत कंसेप्चुअल नहीं है कि कोई पैथोजेनेसिस है इसमें, सीधा टू द पॉइंट है कि पानी अंदर गया तो लंग्स में क्या क्या हुआ, वो ड्राउनिंग के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, प्लीज़ मेक इट इन द सिमिलर मैनर। उसका लेके टेंशन नहीं लेना है और इजीली उसको फॉलो करना है। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्टिव हो। और 1000 लाइक्स देख लो यार, करवा दो। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, होप यू आर डूइंग वेल, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।